जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं प्रीति कंसल आत्मिक ग्रीन स्कूल जाडेश्वर भरूच से आज आपको लेसन नंबर 14 सवाल बाल मन के जवाब महामहिम के आज आपको मेरी लेसन पढ़ाऊंगी। ये हमारा न्यू लेसन है जो एग्ज़ाम के बाद का हमारा अब ट्रम के लिए आने वाले हैं, जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम होंगे इसके लिए जो आने वाले हैं सिलेबस, उसके लिए ये लेसन स्टार्ट होता है। 14 लेसन है। सो नया लेसन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन लग रहा है। लेसन का नाम है जैसे सवाल बाल मन के। सवाल मीन्स बाल मन के सवाल, बच्चों के मन के जो बच्चे हैं, और जवाब महामहिम। महामहिम से यहाँ पे अब्दुल कलाम जी से लिया गया है, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। तो महामहिम उन्हें कहा गया है। महामहिम से कि जो हमारे सब बातों को समझने वाले करने वाले महामहिम होते हैं, उसको लिए एक इंडिकेशन देकर, उनको रेस्पेक्ट देकर बुलाया जाता है। तो प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर इनका पूरा नाम क्या था, डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ये इनका पूरा नाम था। क्या था, डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम था। बच्चों की बातचीत पर आधारित। तो जो ये लेसन है, तो ये बच्चे और अब्दुल कलाम जी आपस में बातें कर रहे हैं, उस बेस पर ये लेसन है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब अब्दुल कलाम महामहिम राष्ट्रपति पद पर आसीन होते हुए भी बच्चों की जिज्ञासा को तुरंत उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे। तो जब हमारे अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे, तब उन्होंने बच्चों की जो जिज्ञासा थी, बच्चों के अंदर जो क्वेश्चंस थे, उसका उत्तर देकर उन्हें शांत किया था। उनके मन की में जो जिज्ञासा थी उनके प्रति, और तरह तरह के क्वेश्चंस जो थे, वो उन्होंने उनसे बातचीत कर कर उनकी जिज्ञासा को शांत किया था। ऐसे हमारे अब्दुल कलाम जी थे, वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों से भी वो बहुत उम्मीदें रखते थे। बच्चों से भी वो बच्चों की तरह ही बिहेव किया करते थे, इसीलिए वे बच्चों के बहुत फेवरेट हुआ करते थे अब्दुल कलाम जी। तो ये घटना उसी टाइम की है जब वे राष्ट्रपति के पद पर चुने गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे देश के। और एक बात और मैं बता देती हूँ कि ये आपको भी पता होगा कि अभी हमारे अब्दुल कलाम जो हैं वो हमारे बीच में नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है। और वो क्या कहते हैं कि, और जो अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति के साथ साथ एक बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे वो। उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले, भारत भूषण पुरस्कार भी मिला, पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। तो ये कहानी उसी बेस पर आधारित है, बच्चों के क्वेश्चंस और महामहिम के उत्तर जवाब। तो प्रश्नकर्ता आर अरविंद, उसका नाम क्या है, आर अरविंद। कक्षा कौन सी है, 3। और स्कूल कौन सा है, सेंट मेड्स स्कूल चेन्नई। और एक चीज़ और बता दूं, जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं वो साउथ में, जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका के रामेश्वरम जो जिला आता है, रामेश्वरम के पास गांव पड़ता है, वहाँ के थे। तो क्या हमें आप अपने बचपन की कुछ यादगार घटना सुना सकते हैं। अब जो अरविंद है कक्षा 3 का, वो ये कह रहा है कि सर आप हमें अपने बचपन का कोई एक घटना सुना सकते हैं जो आपको याद हो। मामईम, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। वो कह रहे हैं कि जब मैं कक्षा 5 में था तो मेरे सर थे, मेरे शिक्षक जो होते शिव सुब्रमण्यम अय्यर, उनकी मुझे एक बात याद आ रही है कि एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। तो वो एक दिन कक्षा में सबको डिस्क्राइब कर रहे थे, समझा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया
और फिर वो उसको बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि बच्चे कैसे समझे, उसको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए वो रामेश्वरम के रामेश्वरम समुद्र तट के किनारे ले गए और वहाँ पर उन्होंने उसका साक्षात उन्होंने उदाहरण दिया हो। वह ऐसी यादगार घटना थी कि जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई और इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। और उसी दिन से ही मेरे मन में जो उन्होंने वो बताया, वो इतनी अच्छे से बताया, इतनी अच्छे से समझाया कि वो जो घटना वो मेरे जीवन पर्यंत मुझे याद रही और मैं उसे कभी भी भूल नहीं पाया। और वो मेरे मन मस्तिष्क में, मेरे दिमाग में इस तरह से बैठ गई कि उसने ही मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा दी, कि उसी से ही मुझे ये इच्छा हुई, ये प्रेरणा हुई कि मुझे आगे विज्ञान पढ़ना चाहिए। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर, हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? अब वो ये कह रहे हैं, दूसरा बच्चा है, नागपुर से है, सरयू मकर, और जो कक्षा 5 का वो ये कह रहा है कि हमें कौन सी भाषा को प्रेफरेंस देनी चाहिए, कौन सी भाषा को हमें कौन सी भाषा जो हमारे लिए है हमें प्रमुखता उसको देनी चाहिए। मामैम, मैं स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। तो कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं से हुई है। मेरा मानना है कि हमें कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। मैं अब जो क्या है हमारे राष्ट्रपति जी, जो हमारे अब्दुल कलाम जी, वो क्या कह रहे हैं कि मैंने जो स्वयं माध्यमिक शिक्षा मतलब 12th तक की जो शिक्षा थी उनकी, उन्होंने वो अपनी मातृभाषा से ही पूरी की है। तो उनकी मातृभाषा क्या थी? साउथ में जो चेन्नई है, चेन्नई में तमिलनाडु आता तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है। तो उन्होंने अपनी जो 12th की कक्षा थी, 12th कक्षा जो पास की थी उन्होंने, वो तमिल लैंग्वेज में ही की थी। जैसे अभी हमारे यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम, मराठी मीडियम, सब तरीके के मीडियम होते हैं। तो ऐसी ही उन्होंने भी अपनी जो पढ़ाई की थी वो अपने तमिल मीडियम से की थी, यानी कि तमिल भाषा में ही की थी। और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से संस्थाओं में, और जो कॉलेज वगैरह है उसके बाद उन्होंने, और जो आगे की शिक्षा है उन्होंने अपनी अंग्रेजी के माध्यम से की थी। मेरा मानना है कि हमें जो हम अपने कॉलेज की पढ़ाई भी हमें अपनी मातृभाषा में ही करनी चाहिए, ऐसा अब्दुल कलाम जी कह रहे हैं। क्योंकि जो अपनी मातृभाषा होती है उसमें हम कंफर्टेबल होते हैं, उसमें अपने अपने विचार जो होते हैं हम उन्हें बहुत अच्छे से लिख सकते हैं अपनी मातृभाषा में, उसी में अपनी बात को सहजता से कहने का सक्षम भी होता है, उस बात को हम बहुत अच्छे से, अच्छे तरीके से अपने शब्दों में व्याख्यान कर सकते हैं। पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए, पर इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन कि जब हमें विश्व संबंधी कोई बातें करनी हो, विश्व संबंधी से संपर्क करना हो विश्व, तो उसमें हमें अंग्रेजी जैसी भाषा का भी संपर्क की नितांत, अंग्रेजी भाषा भी हमें आनी चाहिए। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। अब है अर्श पटेल जो कक्षा 5 का है, लेकिन चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? मैम, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। कि जब आप अपने जीवन में प्रवेश कर रहे हो तो तब आपको, जब आपने जो आपका युवा अवस्था का समय आएगा, जब आप मैच्योर हो जाओगे, तब आपको अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लेना चाहिए। मुझे एक लाइन डिसाइड कर लेनी चाहिए कि मुझे ये ही करना है। हमेशा कुछ बड़ा सोचो, हमेशा जब भी आप सोचो कुछ बड़ा सोचो कि मुझे ये चीज़ करनी है। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। तो जैसी ही यह अनुभूति हो जाए, जैसे ही आपको ये एहसास हो जाए
कि आप आखिर बनना, आपने फाइनली सोच लिया कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो वो उनको कहते हैं कि जब आप युवावस्था में कदम रख रहे हो, तो तब युवावस्था में आपको सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, या मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे फैशन डिजाइनर बनना है। जो भी आपको आपका टारगेट है, आपका लक्ष्य है, वो जीवन में डिसाइड कर लो। फिर उसमें भी सबसे बड़ा सोचो कि मेरा ये डिसाइड हो गया, मुझे इसमें भी किस पोस्ट पर जाना है, मुझे क्या हायर चीज़ गेन करनी है। मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं इंजीनियर भी किस चीज़ का बनूंगा, मैं इंजीनियर एरोप्लेन का बनूं, हेलीकॉप्टर्स का, ट्रेन का, आपका सिविल इंजीनियर बनूं, बिल्डिंग्स का, आपका मशीनों का, किसी भी चीज़ का आप इंजीनियर में, डॉक्टर है तो डॉक्टर में भी आप अलग अलग सोचेंगे, टीचर है तो टीचर्स भी अलग अलग। तो ऐसे ही उसमें आप उसमें भी सबसे बड़ा सोचो। और जैसे ही ये आपको एहसास हो जाए कि आपको आखिर बनना क्या है, तब आपको निकल के आ गया कि मुझे ये बनना है। तो बनना क्या चाहते हो, तो वो अगर आपके पास आपका लक्ष्य आ गया है कि अब मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, तो अब उसी दिशा में आप प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। फिर उसी दिशा में आपको केवल आप सिविल इंजीनियर से ही रिलेटेड सब बातें, आप वो जो उससे रिलेटेड बातें हैं, जो उससे रिलेटेड आपकी बुक्स है, उससे रिलेटेड जो नॉलेज है, वो गेन करना शुरू कर दो। और उसी में ही अपना पूरा अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपने प्रयास लगाना शुरू कर दो। कहने का अर्थ यह है कि जी तोड़ मेहनत कर दो। अब उनका कहने का मतलब ये हुआ कि आपको अब मन लगाकर पूरी मेहनत अपना 100% उसी में लगा दो। जो तो आप आगे बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी। रास्ता आपको आसान नहीं मिलेगा, उसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। आपको अपने अंदर दृढ़ विश्वास पैदा करना होगा, आपको अपने अंदर इतना विश्वास पैदा करना होगा कि नहीं, मुझे तो चाहे मेरे जीवन में कितनी भी बाधा आ जाए, चाहे मेरे जीवन में कुछ भी परेशानी हो जाए, लेकिन मुझे ये वर्क करना है, मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है तो बनना है, वो उसके लिए मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, और जो समस्याएं पैदा होंगी जब आप उनको हरा दोगे, तभी आप उसमें महारत हो जाओगे, तब आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, तभी आपको सफलता भी मिलेगी। तभी जीवन में आप सफल हो पाओगे, और तभी आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसमें आप सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आपको निरंतर ज्ञान अर्जित करो, और उसके लिए आप निरंतर रेगुलर उससे रिलेटेड नॉलेज गेन करते रहो, इधर से उधर से, न्यूज़पेपर से, वीडियो से, फ़ोन से, टीवी से, न्यूज़ से, जैसे भी जहाँ से आपको न्यूज़ मिले तो वो आप अपने उसके लिए निरंतर ज्ञान अर्जित अपना पास कलेक्ट करते रहो, सो दैट कि जब आपका टाइम आए तो अब आप उसको कैश कर सको। ठीक है, तो ये ऐसा उन्होंने ये जवाब अर्श पटेल को दिया। अब प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम से मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, वो ये क्वेश्चन पूछता है। तो महामहिम कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अब वो कह रहे हैं कि भारत के सन 2020 में, जब 2020 आएगा तब तक उसे एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तन करना है। हम सब उसके, हमारे सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये 2020 तक भारत को एक विकसित देश में परिवर्तित करना है, और देश के सब के 1 अरब से अधिक जो लोग हैं उनके सबके चेहरों पर एक मुस्कान दिखाई देनी चाहिए। यही हमारे राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। वहाँ का स्टूडेंट है हर्ष चांडक। वो क्या, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है?
तो महामहिम जो है वो क्या कहते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस कहलाता है। कि जब हम अपनी जान की परवाह क्यों नहीं, कि अपनी हमें जान की चिंता नहीं होती कि हमारे साथ भले जाए कुछ हो जाए, लेकिन दूसरे को बचाने के लिए, दूसरे को संकट से उबारने के लिए, दूसरों को आपदा से बचाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको हम साहस कहते हैं। महामहिम अपनी जान की प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें, कि जो प्रवासी भारतीय मतलब कि जो बाहर के एनआरआई लोग हैं वो कैसे मातृभूमि के प्रति अपने गर्व को कैसे विकसित करेंगे। मैम, भारत मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृद्ध भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। तो वो ये उनको ये कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक वृहद परिवार का अंग है, जैसे बड़े परिवार का अंग होता है वैसा है। उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर और उसे हमारे जो देश की संस्कृति है उस पर गर्व है और सौभाग्य है ये हमारा आप लोगों ऐसी स्थिति में भी अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े। जब आप लोग बाहर हैं, देश से बाहर है, फिर भी हम अपने देश की मिट्टी से, मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, तो ये ही सबसे बड़ी गौरव की बात है। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। सभी बच्चे वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है। मैम, किसान, मजदूर और कलाकार, दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी सेवाओं की समान रूप से दरकार है और आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। तो महिम ये कहते हैं कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, दस्तकार हैं, चित्रकार हैं, ये कलाकार हैं, ये सभी भी हमारे राष्ट्र के भिन्न भिन्न अंग हैं, बहुत अलग हैं ये भी हमारे, इनका भी हमारे देश की विकास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राष्ट्र निर्माण में हम सभी को इन सेवाओं के माध्यम से ही इनको समान रूप से दरकार मतलब सम्मान देना चाहिए, क्योंकि इन सब के माध्यम से ही अलग अलग करके कोई किसान खेती करता है, मजदूर भी मजदूरी करता है, कलाकार कलाकारी दिखाकर, दस्तकार अपने कला दिखाकर वो सब चीज़ें भिन्न भिन्न तरीके से अपना अपना प्रेजेंट करते हैं, अपना अपना जो उनका कार्य होता है, और इन्हीं सबको मिलाकर जब भी देश की तरक्की होती है तो उनको सभी को भी अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करनी चाहिए, खूब तरक्की करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी से असंभव होने देगी। महिम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। जो विकास है वो खुद स्वयं में जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है उसको रोकने की दवाई है, औषधि है। इसमें जनशिक्षा विशेषकर जनशिक्षा मीन्स जनशिक्षा मतलब लोगों की शिक्षा, शिक्षित होना, और विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा को भी शामिल करना, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। जब सब लोग शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो उनको समझ में आएगा, और स्त्रियां खासतौर से जब शिक्षित होंगी तो वो छोटा परिवार, सुखी परिवार क्यों मान्यता दी जाएगी, बल दिया जाएगा, उस पर फोर्स किया जाएगा। और भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवा के रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराए जाएंगे, और लोगों को जो पर्याप्त लोग हैं, युवा हैं, उन्हें रोजगार दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे, जो ग्रामीण एरिया है जहाँ पर
आय का साधन केवल खेती है और कोई साधन नहीं है, तो वहाँ पे भी उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, जो वहाँ से वहाँ के लोगों को कार्य मिलेगा, जिससे वहाँ के लोगों को, जो वहाँ लोग रह रहे हैं, मजदूरी कार्य करके क्षेत्रों में रोजगार के बहुत सारे अवसर बढ़ जाएंगे। तो आज ये मैंने लेसन अभी आपको कराया है, और बाकी का लेसन मैं आपको आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कराऊंगी। अभी हमारा आधा लेसन है, आधा लेसन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। ठीक है, एक मिनट। हाँ, हमारा भी यहाँ तक हुआ है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको कराऊंगी। सेकंड थिंग कि आप लोगों का हिंदी का एग्ज़ाम पेपर हो चुका है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। कुछ बच्चों के कुछ कम मार्क्स आए हैं, लेकिन बाकी काफ़ी कुछ के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। सो लेकिन जिन लोगों के अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, काफ़ी, क्योंकि आपको सबको मार्क्स तो आपको सभी को पता चल ही गए हैं। जिसे जिसके कम मार्क्स आए मैं उसके नहीं बताऊंगी, या जिसके ज़्यादा मार्क्स आए मैं वो भी नहीं बताऊंगी। लेकिन सब लोगों को, और जिन लोगों के कम मार्क्स आए हैं वो समझ जाएं, उनको और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। और बच्चों, आपने बहुत छोटी छोटी मिस्टेक की है, जो आपने, उस बात से ये लग रहा है कि आपने अच्छे से लेसन वगैरह रीड नहीं किया, बस आपने तुरंत उठाया और ऐसे ही पेपर शुरू कर दिया। आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, क्योंकि मैंने जो चीज़ें आप लोगों ने मिस्टेक की है वो छोटी छोटी चीज़ें मिस्टेक की है, तो वो ऐसा नहीं था कि आपको नहीं कराया गया है। तो आप, ऐसा कोई चीज़ भी नहीं थी कि जो आउट ऑफ सिलेबस थी, सब चीज़ें सिलेबस से ही थी, फिर भी आप लोगों ने किया, तो वो थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए आपसे बोल रही हूँ कि सब लोग अच्छे से करना, ठीक है। आगे आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए आपको और अच्छे से प्रिपेयर्ड होना। सो अब मैं आज की अपनी क्लास यहीं ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलूंगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।